Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। हमारे साथ इस हफ्ते 3 मेहमान हैं। 2 हमारे सहयोगी हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद एस और नमस्कार। साथ में हैं हमारे एक और सहयोगी आनंद वर्धन पटना से। आनंद, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में इस बार जुड़ रही हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर श्वेता सिंह। श्वेता जी, चर्चा में न्यूज लॉन्ड्री की चर्चा में आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो इस हफ्ते कई सारे विषय रहे जो कि चर्चा में हम बात करेंगे। मैं एक बार सरसरी तौर पर उन विषयों के बारे में अपने श्रोताओं को एक जानकारी दे देता हूं और उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक तो आईसीएमआर ने एक बड़ी घोषणा की है। आईसीएमआर के जो चीफ हैं बलराम भार्गव, उन्होंने कहा है कि अभी भारत में जो कोरोना के स्प्रेड की स्थिति है वो कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पर नहीं पहुंची है। तो हमें इससे बहुत घबराने की बात नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड की कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेचुलेशंस। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था। शायद कोरोना जो दिल्ली में है वो कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि 50% से ज्यादा जो केसेस हैं उनमें सोर्स ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं कि किसको कहां से हुआ। तो उनका ये आकलन था कि शायद ये कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से हो रहा हो। इसके अलावा एक और बड़ी चीज हुई, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोषणा की थी कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। तो इस फैसले को बदल दिया है और अनिल बैजल जो कि उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनका कहना है कि यह नितांत ही असंवैधानिक एक फैसला था और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है और ये थोड़ा चिंताजनक आंकड़ा है कि उनका ये आकलन है कि जुलाई के अंत आते आते दिल्ली में 5.5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। महाराष्ट्र में स्थितियां अभी भी बहुत कोरोना के चलते चिंताजनक बनी हुई हैं। वहां पर ताजा मामले करीब ऐसे हैं कि 90,000 से ज्यादा वहां पर हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। एक और बड़ा विवाद चल रहा है भारत चीन की सीमा पर, जो कि उस पर लगातार एक धुंधलाहट सी बनी हुई है। कोई स्पष्टता नहीं है कि असल में चल क्या रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बहुत स्पष्ट अभी तक बयान इस पूरे विवाद को लेकर आया नहीं है। और मीडिया में जिस तरह की अटकलबाजियां और धींगामुश्ती चल रही है उसके लिहाज से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इस पर बातचीत करें। इसके अलावा कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में थोड़ा तेजी देखने को मिली है। एक सरपंच की हत्या कर दी है आतंकवादियों ने वहां गोली मारकर। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले हफ्ते हुआ है जिस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ श्वेता जी भी हैं और श्वेता जी को काफी काम है इस पर, तो वो देखने को मिला है कि देश के अलग अलग हिस्सों में दलित अट्रॉसिटी की घटनाओं में तेजी एक देखने को मिली है। एक घटना हमारे सामने अमरोहा जिले से आई जिसमें एक बच्चे की हत्या हो गई है। विकास जाटव नाम का बच्चा था। और इसके अलावा एक घटना पुणे जिले से आई है, पूना महाराष्ट्र से, जिसमें शायद संबंधों के चलते एक दलित युवक विराज जगताप की हत्या हो गई है। तो इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा रेशियल, चूंकि अमेरिका में भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जो ब्लैक लाइव मैटर करके वहां पर जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से विवाद शुरू हुआ है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं डैरन सामी, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने उनको कालू कह के और इस तरह से कह के वो लोग संबोधित करते थे, एक रेशियल स्लर इस कॉन्टेक्स्ट में। तो हम इस पूरे उस पे बात कोशिश करेंगे कि अलग अलग उसमें बात हो। सबसे पहले अतुल सर, एक और विषय जोड़ना था एक्चुअली, जो आज सुबह ही हुआ था वो, कि वो अमूल्या का बेल हो चुका है। वो अमूल्या मतलब जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे सीए प्रोटेस्ट के वक्त, उसको फरवरी में जेल में डाला गया था
और उसको अभी एक डिफॉल्ट बेल दिया गया है, ये एक खबर आ रही है। अच्छा, ये वो लड़की जो कि असदुद्दीन ओवैसी के जी मंच पर नारा लगाया था। जी जी, वही तो। और उसको जो बेल मिला है वो डिफॉल्ट बेल मिला है, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने में समय लगा दिया और वो उसका 90 डेज का पीरियड जो था वो एक्सपायर हो गया, तो फिर उसको अभी बेल मिल चुका है। ठीक बात है। तो ये तमाम विषय हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें से तीन चार वो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनमें हम उन पर बातचीत करें और अपने पैनल की राय लें। सबसे पहला जो विषय है, जो कि इस समय बड़ी एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कोविड को लेके, और खासकर दिल्ली में बड़े मामले सामने आ रहे हैं लगातार। अभी आज तक का अगर मैं आंकड़ा दे दूं तो स्थितियां ये हैं कि भारत में 3 लाख के आसपास 2,97,000 टोटल कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है, और दिल्ली में 34,600 से ऊपर केस हो चुके हैं। तो एक ये है। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर एक बात चल रही है, तो मेघनाथ आप ही से शुरू करते हैं कि एक तो ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड की जो बातचीत है कि एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है इसकी वजह से कि 50% से ज्यादा मामले ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं जो हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं या जो बीमार पहुंच रहे हैं। तो ये घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार का है कि वो इसको कम्युनिटी स्प्रेड की सिचुएशन है कि नहीं उसको घोषित करे ना करे, लेकिन ये तो साफ है कि दिल्ली में स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। इसके बावजूद जो हमारी तैयारियां हैं और जिस तरह की राजनीति चल रही है, मसलन प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर एक राजनीति चल रही है, राजनीतिक दलों को, वो उसके ऊपर एक मैं ओवरऑल कमेंट चाहता हूं आप लोगों से। पहली बात तो ये है कि आई थिंक श्रोताओं को ये समझा दे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जैसे आपने भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कम्युनिटी का ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जब भी कोई वायरस स्प्रेड होता है तो कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जाता है। मतलब कोई भी पॉजिटिव होगा, उसने किसी और को वो ट्रांसमिट किया है, तो पता होता है कि ये पॉजिटिव केस की वजह से और 3 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। इसको कांटेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। और जब ये कांटेक्ट ट्रेसिंग की चेन टूट जाती है, जब ऐसे होता है कि कोई पॉजिटिव है, उसने इन्फेक्ट कर दिया और फिर कोई तीसरे आदमी को इन्फेक्ट कर दिया, फिर चौथे आदमी को, तो वो लिंक बढ़ जाती है। और बीच में का अगर एक आध लिंक टूट गया तो पता नहीं चलता है कि कोई कौन से केस की वजह से कोई और पॉजिटिव हो गया है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जब होता है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव पाए जाते हैं जिनका पता नहीं चलता उनको कहाँ से वो इन्फेक्शन मिला है। अब हमारे यहाँ पे ये जो स्टेटस है जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, वो मेरे हिसाब से तो काफी टाइम से चल रहा है। मतलब आई थिंक बिगिनिंग से ही ऐसे काफी केसेस आने लगे थे जिसमें दिख रहा था कि पता नहीं है कहाँ से उनको इन्फेक्शन हो गया या फिर कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे। और ये एक्चुअली प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सके। जैसे फॉर इंस्टेंस केरला में एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है उन्होंने शुरुआत से ही कि आशा वर्कर्स को यूज करके और स्टेट मशीनरी को यूज करके उन्होंने एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम बनाया। तो आई थिंक इंडिया में अभी तक असम और केरला में सबसे इफेक्टिव सिस्टम्स बन गए हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के। पर अगर आप दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर जो हाई माइग्रेशन वाले जो एरियाज है, वहां पे ये बहुत मुश्किल है पता करना कि कैसे ये ट्रांसमिट हो गया। दूसरी बात ये है कि हमने जब लॉकडाउन किया था तो लॉकडाउन के 2 मकसद थे। एक तो ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग बनाना ताकि ये स्प्रेड ना हो, बट इसका दूसरा भी मकसद था कि प्रिपरेशन बनाया जाए कि ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड ना हो, पर हमारी हेल्थ सिस्टम का कैपेसिटी बढ़े साइमल्टेनियसली, कि जब हम लॉकडाउन खोले तो फिर अगर स्प्रेड बढ़ गया तो फिर हम उसको डील कर पाए, निपट सके उससे। हाँ, तो ये जो सेकंड जो फेज था वो कभी वैसे हुआ नहीं, क्योंकि और इसके भी बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन है, क्योंकि स्टेट इज अ हेल्थ सब्जेक्ट, सॉरी हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और हर स्टेट अलग अलग तरीके से इससे डील कर रही है, तो कुछ इफेक्टिव है कुछ नहीं है, वो देखा जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे हुआ क्या कि जब लॉकडाउन जब खुला तो मैंने कुछ रिसर्च किया था इस पे, तो देखा गया कि जितने लॉकडाउन के शुरुआत में जितने केसेस थे, और लॉकडाउन आई थिंक जो लास्ट ये जून महीने के तक जो केसेस हुए हैं, उसमें पॉजिटिव केसेस और डेथ्स की संख्या बहुत ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज दिख रहा है इसमें, पर टेस्टिंग का इंक्रीज बहुत कम है, राइट? तो
इसका मतलब ये है कि हमने कैपेसिटी बढ़ाने की वैसे कोशिश नहीं की थी। और ये टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया डाल के रखा है। अगर आपको तो पता ही होगा, हमारे यहाँ पे भी, आपको भी काफी पॉजिटिव पेशेंट्स की स्टोरीज पता है। उनको, आपको पता होगा कितना डिफिकल्ट है अभी टेस्ट करवाना। प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते हैं, फिर होम टेस्टिंग भी शायद बंद कर दिया अभी दिल्ली में। तो ट्रेसिंग वालों की का टेस्ट करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है कि अगर जी हो भी रही है तो उनको किसी तरह के टेस्ट कराने के लिए इजाजत नहीं है। जी, तो इवन इफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया होगा तो फिर वो टेस्टिंग हो सकता है, पर अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टूट गया पूरा, मतलब जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, तो फिर वो टेस्टिंग करने में और मुश्किल हो जाती है। तो एक हम ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि टेस्टिंग रेट्स पूरे कंट्री वाइड कम इसलिए है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ये जो चेन है वो टूट गया है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, और फिर इनको पॉजिटिव, मतलब बेसिकली टेस्ट करके पॉजिटिव डिक्लेयर करने में बहुत सारे गवर्नमेंट हिचकिचा रहे। ठीक बात। आनंद, आपसे जानना चाहूंगा, एक तो ये टेस्टिंग का जो मामला है दिल्ली में, हालांकि फिर भी दिल्ली टेस्टिंग के मामले में बाकी सभी राज्यों से आगे है, यहाँ सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, औसतन एक दिन में 5,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। इसके बावजूद ये कहना कि जो लॉकडाउन का मकसद था वो पूरी तरह से कहें या आंशिक तौर से कहें फेल रहा, असफल रहे हम लोग, जो जिस वजह से लॉकडाउन लगाया गया। क्योंकि अब जब हॉस्पिटल तेजी से बढ़ने, जब हॉस्पिटल में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, तब हम ये पा रहे हैं कि सरकारें या जो हेल्थ सिस्टम है वो इससे निपटने में अक्षम सिद्ध हो रहा है, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि कभी प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर पे टेस्ट करने से बैन लगाया जा रहा है, कभी किसी हॉस्पिटल के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। ये सारी चीजें उस कंटिन्यूएशन में है कि हम लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। सर एक सॉरी इंटरप्शन करना चाहूंगा आनंद पे आने से पहले। आपने जो बोला कि दिल्ली सबसे ज्यादा टेस्ट कर रही है, तो मैं एक अनुमान देना चाहूंगा, जस्ट एक फिगर, कि दिल्ली में अभी 11,200 पर मिलियन लोग टेस्ट हो रहे हैं और नेशनल एवरेज हमारा 3,000 का है। तो मतलब दिल्ली सही में बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इसको ध्यान में रखते हुए हमें मरीजों की जो संख्या है उस पर बात करनी चाहिए। जी, देखिए, दो चीजें जो हैं वो पैरेलल हैं, दो चीजें समानांतर चल रही हैं। एक तो मैंने पहले भी बताया कि जो कोविड-19 से रिलेटेड, पेंडेमिक से जो संबंधित चीजें हैं वो जो हम जान रहे हैं वो लार्जली एम्पिरिकल है, ट्रायल एंड एरर से है। तो ये सिर्फ भारत के स्तर पे नहीं, जो इसमें विशेषज्ञ संस्थाएं हैं उन्होंने भी अपने जो ऑब्जर्वेशंस को रिवाइज किया है, और ये एम्पिरिकल होने की वजह से इसमें बहुत कॉन्क्लूसिव, बहुत कुछ निष्कर्ष निकालकर बहुत जल्दी कहना कि लॉकडाउन सफल हुआ नहीं हुआ, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि शायद ये एक हाइंडसाइट के साथ 5-10 साल बाद इसको देखना होगा, जब ज्यादा कॉन्क्रीट चीजें उपलब्ध हों इसको एग्जामिन करने के लिए। और दूसरी बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है उसका टैग लग जाना नहीं लगना, इसमें जो सरकारी संशय है ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड जो है उसका टैग लग ही जाता है तो भारत की जो लचर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना सुदृढ़ नहीं है। यह एक कॉमन नॉलेज की बात है। शायद जो सरकारी ऊर्जा का कंसंट्रेशन होगा उसके बाद उससे कुछ सेंस है, क्योंकि देखिए मार्च 28 को जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसने इस बात को स्वीकार किया कि लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, और शायद यही स्थिति अभी भी है, क्योंकि देश भर में देखिएगा तो व्यापक तौर पे कुछ ऐसे जोन्स हैं जो कि टेस्टिंग से जरूरी नहीं है रिलेटेड हो, क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं जहां टेस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी एक
अनुमान कहिए कि उसमें जो अनुपात निकालने का, एक प्रोपोर्शन निकालने का, जहाँ 1 लाख 2 लाख टेस्टिंग हुई है और 2-3 हजार पॉजिटिव केसेज आए हैं, तो वो प्रोपोर्शन रिलेटिवली बहुत लो है। तो कंटेनमेंट जोन्स में लोकल ट्रांसमिशन है, जिसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भी बदल सकता है, और हाई है, और वहाँ हाई लोकल ट्रांसमिशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ इलाकों में यह घोषित कर देना कि कम्युनिटी स्प्रेड है, इससे मेरे ख्याल से ज्यादा स्पष्टता आएगी कि ठीक है, ये इलाके हैं, कंटेनमेंट जोन्स को आप कम्युनिटी स्प्रेड ही मानिए। ठीक बात। हाँ, थोड़ी स्पष्टता के साथ इसमें। हाँ, ये भी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, बहुत व्यापक स्तर पर उसको परिभाषित करना कि यह कम्युनिटी स्प्रेड पूरे देश में है, यह भी एक भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि पूरे देश में नहीं, ये पर्टिकुलर इलाकों में, पर्टिकुलर क्षेत्र को चिन्हित करके इस तरह से। पर ये कैसे हो सकता है? आई मीन लाइक कम्युनिटी स्प्रेड जब आप बोल रहे हो कि हो रहा है और हो भी रहा है, तो फिर ऐसे तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है ना कि पूरे देश में हो रहा है कि कहाँ पे हो रहा है। लोकलाइज कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप चलना होगा कि अभी ये आप कह सकते हैं कि है, क्योंकि मोबिलिटी कम है। चूंकि मोबिलिटी कम है तो कम्युनिटी स्प्रेड भी जो है उसको एक स्थानीय तौर पे परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी भी उतनी खुली हुई नहीं है, बहुत चीजें बंद हैं, उतनी मोबिलिटी नहीं है, लोग कार्यस्थान पे नहीं जा रहे हैं, तो एक लोकलाइज करके अभी डिफाइन किया जा सकता है। राज्य सरकारें कर सकती हैं, केंद्रीय सरकार उसमें अपनी एक्सपर्टीज दे सकती है। तो वही आई थिंक दिल्ली की सरकार का वही प्रॉब्लम हो गया है ना, कि अगर दिल्ली की सरकार क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकती कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि सेंटर डिक्लेयर करेगा। तो फिर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो कंफ्यूजन भी है दिल्ली सरकार के लेवल पे कि एक तो ये है कि सेंटर करेगा, एक तो डर की कहीं ऐसा ना हो कि पैनिक या ओवरऑल उसमें फैले। ये तो बहुत सर, ये तो काफी पहले से ही आई थिंक ये एटीट्यूड रहा है सारे गवर्नमेंट्स का कि अगर हम तो ये डेटा दे देंगे तो पैनिक हो जाएगा, अगर हम लॉकडाउन इसमें एक और चीज हो रही है जिस पर मैं एक बार श्वेता जी को भी इसमें लाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, पहले उसने कहा कि दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, फिर उपराज्यपाल ने उसको कहा कि ये असंवैधानिक है और इसको लागू नहीं किया जाएगा। उसके बाद अचानक से ये स्थिति जैसे ही पलटी तो दिल्ली सरकार का एक बयान आया उप मुख्यमंत्री का कि हम इतने दिन में इतने 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी जुलाई एंड तक, और 5.5 लाख से ज्यादा ये होंगे। तो ये सारी स्थिति बता इससे क्या निष्कर्ष निकालें हम कि मतलब सरकार का एक लिमिटेड इतना बड़ा देश है और उसमें इतने बड़े पैमाने पर शायद जुगाड़ कर पाना या संसाधन इकट्ठा कर पाना निपटने के लिए इस स्थिति से, वो संसाधन है नहीं सरकार, इसलिए वो पहले समय रहते एक संकेत दे रही है, सचेत कर रही है। थोड़ा तो ऐसा ही लगता है कि दिल्ली सरकार अपने तरफ से कॉशियस होते हुए चलना चाहती है, और हालांकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में कभी साथ में लेके चल के बनता नहीं है, तो दे हैव ऑलवेज बीन इन कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकली। हेल्थ जैसे इशू पे जो WHO की गाइडलाइंस है या जो भी स्टडीज है, वो कहती है कि ऐसे सिचुएशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिलके आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑलरेडी एक माहौल बना हुआ है पैनिक का, ऑलरेडी एक डर का माहौल है, लोग इतने सारे देख के परेशान हो गए हैं, रोज एक नई बढ़त दिख जाती है कि इतने लोग और मर गए। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों की, एक तो ये है कि कैसे पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो अगर कम्युनिटी स्प्रेड है भी तो, और दूसरा ये है कि कैसे हम बैलेंस तरीके से अपना डेटा, अपना फैक्ट्स, अपने तथ्य को लोगों के सामने धीरे धीरे एक पॉजिटिव तरीके से उनके सामने लाएं, क्योंकि
फैक्ट्स को हाइड करना भी अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। तो डेटा फजिंग का काफी इशू रहा है पिछले दिनों में, और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसे वगैरह ने किए और फिर बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टाल दिए गए, फिर वापस इक्का दुक्का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार की एज अ फेडरल स्ट्रक्चर उनका अपना एक लॉजिक है कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो टैक्स पेयर्स हैं, पहले वो उनको सर्व करें, और उनकी चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। और दूसरा जो द हिंदू ने एक एडिटोरियल कैरी किया था कि जो एलजी का टेक है वो सही है, क्योंकि राइट टू हेल्थ इज कनेक्टेड टू राइट टू लाइफ, और कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो हम किसी को मना नहीं कर सकते इस हक को लेने से, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। लेकिन चूंकि सिचुएशन एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन बिल्कुल इट्स टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, और इसमें राज्य सरकार के ऊपर काफी प्रेशर है। तो ऐसे में राज्य सरकारों को अपना पक्ष तो अपने लिमिटेशंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है, और वो अपने इस कैलकुलेशन को भी देख रही है। अब इसी में एक बड़ी विचित्र स्थिति आई है, क्योंकि ये पूरा बहुत उलझा हुआ आपस में एक दूसरे से मसला है। फिर भी जानकारी के लिए यहाँ बताना है कि एमसीडी ने, जो कि दिल्ली की नगर निगम है, और वो भी बहुत सारे हॉस्पिटल चलाती है, संचालित करती है, और वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें आती है, उस पर उसका अधिकार है। और उसने आंकड़ा दिया है कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा कोविड से मौतें हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली सरकार का 1000 के आसपास का आंकड़ा है। और उसके अलावा एक और सिचुएशन आ रही है कि जिसमें ये पता चला है कि 3-3 महीने से वहां पर जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर से लेके नर्सेस से लेके तमाम लोगों को, उनको सैलरी नहीं मिली है। तो ये बड़ी भयावह स्थिति की ओर एक इशारा है। तो इस पर मैं श्वेता, आपसे, आनंद और मेघनाथ, तीनों से एक संक्षेप में टिप्पणी चाहता हूं कि ये पूरी स्थिति मिलकर हमें आगे आने वाले भविष्य के लिए क्या संकेत देती है, और फिर संक्षेप में फिर हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। मैं अगर इसमें ऐड करना चाहूँ, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा टेस्ट कर रही है, तो अखबारों को देखें तो उसमें हम जो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि इधर कुछ दिनों में उन्होंने पर डे की टेस्टिंग कट डाउन कर दी है। तो जहां 3000 से ऊपर टेस्टिंग्स हो रहे थे, तो अब करीबन 1800 टेस्टिंग्स पर डे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मामला रिसोर्सेज पे आ जाता है, और अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की टुवर्ड्स द पीपल। तो लोग सवाल पूछेंगे कि जब हम आपको टैक्स पे करते हैं, और जब आपको हम चुनकर लाए हैं, और आपका हेल्थ, एटलीस्ट दिल्ली सरकार का तो हेल्थ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो उसके बदले में आपसे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिले, तो वी शुड बी द फर्स्ट सिटीजन्स टू बी एड्रेस्ड। तो ये एक अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ क्विकली अतुल, कि ये जो थोड़ा सा केओस है, वो बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएटेड केओस हैं, जो लॉकडाउन के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई, और इसमें कई इश्यूज हैं जिसके कारण ये थोड़ी सी फ्रिक्शन रह गई है। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।